गांधी का राष्ट्रवाद। नारायण भाई देसाई। राष्ट्रवाद सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक राष्ट्रवाद ऐसे राष्ट्र का निर्माण करता है जो देश में मौजूद विभिन्न धार्मिक, भाषाई, जातिगत और सामुदायिक विभेदों को एक सूत्र में बांधता है। वह समूची मानवता से अपने को अलग नहीं समझता है और न बाकी दुनिया के विरोध में खड़ा होता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय दंभ और सारी दुनिया से अपने को अलग समझने की भावना पर निर्मित होता है। वह अन्य देशों के प्रति घृणा या तिरस्कार की भावना पर फलता फूलता है। गांधी जब युवा हुए, भारत अपनी पराधीनता के प्रति सजग हो रहा था। किसी दूसरे की गुलामी गांधी की प्रकृति के ही खिलाफ थी। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जिसने भारत को एक संपूर्ण इकाई के रूप में बद्ध किया। ढेर सारे राजनीतिक समूह, रियासतें और ब्रिटिश शासन की फूट डालने वाली नीतियां, धार्मिक समूह, कुछ भी उनकी नज़र से ओझल नहीं था। हजारों जातियां, वर्गीय विभाजन भी था ही। गांधी से पहले भी अनेक नेताओं ने ऐसा भारत खड़ा करने की कोशिश की थी जो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सके। पर उनकी दिलचस्पी अंग्रेजों के पराजय में थी, नया देश बनाने में नहीं। ऐसे भारत में राजनीतिक स्वाधीनता के प्रति राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करना गांधी की चुनौती थी। इसी एक लिहाज से देखें तो भी वे भारत के राष्ट्रपिता थे। महान राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस ने, जिनके गांधी से गहरे मतभेद थे, गांधी की सबको जोड़ने वाली इस महान शक्ति को पहचाना था और सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बाद में स्वतंत्र भारत की संसद ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। गांधी का राष्ट्रवाद कभी वर्जनशील नहीं रहा। द 4th of April 1929 के यंग इंडिया में उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य केवल भारतीयों के बीच भाईचारे की स्थापना नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं है। आज मेरा लगभग पूरा जीवन और पूरा समय इसी स्वतंत्रता में लगा है। लेकिन सच तो यह है कि भारत की आज़ादी हासिल करने के जरिए मैं संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी राष्ट्रभक्ति सर्वसमावेशी है और मैं उस राष्ट्रभक्ति को नकार दूंगा जो अन्य राष्ट्रीयताओं के दुख और शोषण पर खड़ी होने का प्रयास करेगी। जो राष्ट्रभक्ति संपूर्ण मानवता की अधिकाधिक भलाई न साध सके वह मेरे लिए निरर्थक है। गांधी के साथ साथ सकारात्मक अहिंसक राष्ट्रवाद की उनकी परिकल्पना भी विकसित होती गई। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या जरूरतों से आगे जाकर व्यापक उद्देश्य के लिए काम करने की प्रेरणा उनमें बचपन से मौजूद थी। यह जीवन के अंत तक जारी रही। इंग्लैंड में जब वे पढ़ रहे थे, तब भी खुद के स्वार्थ के काम से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। भारत से इंग्लैंड जाने वाले युवाओं के लिए उन्होंने एक गाइड बुक लिखी। वह उनकी लिखी पहली किताब थी, जिसके बारे में प्रायः शोधार्थी भी नहीं जानते हैं। यह छो पुस्तिका इस मकसद से लिखी गई थी कि उस पराये देश में आने वाले भारतीय युवाओं को रिहाइश, खान पान, शिष्टाचार, पहनावे आदि के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिल सके। यह दूसरों की सुविधा के लिए कार्य करने की प्रेरणा थी, दूसरों की मदद करने की इच्छा थी और यही उनकी सारी सार्वजनिक गतिविधियों की बुनियाद थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने उन लोगों के साथ काम शुरू किया, जिन्होंने उन्हें अपने वकील के सहायक के तौर पर नियुक्त किया था। दादा अब्दुल्ला और उनके एक रिश्तेदार के बीच पुराना कारोबारी झगड़ा चला आ रहा था। वह लंबी कानूनी लड़ाई बन गई थी। गांधी ने एक पक्षीय वकील की भूमिका छोड़कर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अदालत से बाहर उनका समझौता कराया। पर यह तो शुरुआत भर थी। वे ज्यादा समय तक अपने परिवार और अपनी वकालत तक सीमित नहीं रह सके। देखते देखते वे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय के प्रवक्ता बन गए। यह सच है कि जब उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय के लिए काम करना शुरू किया तो वे दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों की समस्याओं में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे। भारतीय समुदाय की ओर से उन्होंने जो शुरुआती प्रार्थना पत्र तैयार किए थे, उनमें एक में यह शिकायत की गई थी कि भारतीयों के साथ गोरे वैसा ही अपमान भरा व्यवहार करते हैं जैसा कि वे देश के मूलवासी या बर्बर अश्वेतों के साथ करते हैं। किसी को लग सकता है कि तब तक वे उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे कि सभी मनुष्यों को समान समझें, पर उन दिनों भी उन्होंने कभी भी किसी अश्वेत या काले के साथ क्षुद्र बर्ताव किया, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने जो संगठन बनाया और 20 वर्षों तक जिसका नेतृत्व किया उसका नाम अफ्रीकी इंडियन कांग्रेस रखा था। नाम ही बताता है कि गांधी सदी के आखिरी दशक के शुरुआती वर्षों में इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रेरणा ले रहे थे। यह भारत में राष्ट्रवाद के अंकुरित होने का समय था।
दूर होते हुए भी गांधी स्वदेश की घटनाओं में पूरी दिलचस्पी रखते थे। तब वे ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार नागरिक थे, पर भारतीय राष्ट्रवाद को उस साम्राज्य के शत्रु के रूप में नहीं देखते थे। जब भी दक्षिण अफ्रीका से निकलकर वे भारत के दौरे पर आते, तो यहाँ कांग्रेस के अधिवेशनों में शिरकत करते थे। इतने संकोची थे कि भाषण देने से बचते रहे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशनों में साफ सफाई, वॉलंटरी सेवा की अन्य गतिविधियों की जिम्मेवारी उठाने की पहल उन्होंने की थी। उन्होंने दादाभाई नौरोजी और गोखले जैसे दिग्गजों के साथ सम्मानपूर्ण प्रगाढ़ संबंध बनाए और देश के प्रति उनकी समर्पित सेवा से प्रेरणा ली। 20वीं सदी का पहला दशक उनके जीवन को गढ़ने वाला काल था। उस काम में वे जिन तीव्र परिवर्तनों से गुजरे उसे जीवन का रूपांतरण ही कहा जाएगा। अनुभवहीन और झेम्पू वकील से एक प्रखर, स्वाभाविक नेता के रूप में उनका उभरना, अच्छी खासी कमाई करने वाला और अपनी हैसियत के मुताबिक ठाट बात से खर्च करने वाला वकील कैसे निहायत सादगी भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति बन गया। एक ठसक वाले वकील ने मजदूर जैसा जीवन अपना लिया। धर्मग्रंथों के बारे में सही ज्ञान रखने वाला कैसे विभिन्न धर्मों का गहन विद्यार्थी बन गया। इन सब में भी ज्यादा गहरा रूपांतरण उनके आंतरिक जीवन में हुआ। इसके संकेत हमें उनकी कृति इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज में दिखते हैं। यह गांधी की आधारभूत कृति है, एक मौलिक कृति जिसमें उनके चिंतन के बीज समाहित हैं। सत्ता जनता में निहित होती है, यही वह सिद्धांत था जिस पर गांधी का राष्ट्रवाद पल्लवित पुष्पित हुआ। यह किताब हिंद स्वराज बहुत से राजनीतिक नेताओं से, जिनमें कई ऐसे भारतीय विद्रोही भी थे जो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी का ख्वाब देखते हुए इंग्लैंड में अपने बेचैनी भरे साल बिता रहे थे, चर्चा और बहस के बाद स्वर्ग के संधान के तौर पर लिखी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के अपने संघर्ष में सफलता हासिल करने के बाद गांधी जब स्थायी रूप से भारत लौटे, तो गोखले ने उन्हें 1 साल तक पूरे देश में घूमने और सार्वजनिक तौर पर बोलने से परहेज करने की सलाह दी। गोखले एक उदार नेता थे तथा अपनी निश्चलता, बौद्धिकता व दृढ़ चरित्र के लिए जाने जाते थे। गांधी उन्हें गर्व से अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन पर बारीकी से निगाह रखी थी और गांधी के कुछ गुणों को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में वे ज्यादा समझते और सराहते थे। गांधी ने न सिर्फ उनकी सलाह निष्ठापूर्वक स्वीकार की, बल्कि इसे भारत की आत्मा को जानने समझने के अवसर में बदल दिया। उन्होंने रेल के 3रे दर्जे में सफर किया, बहुत सारी जगहों पर गए, तीर्थ स्थानों और उन मेलों को देखा जहां लोग लाखों की संख्या में आते थे, विभिन्न राजनीतिक धाराओं के बहुत सारे नेताओं से बातचीत की और सार्वजनिक रूप से खामोश रहने के उन दिनों में भारत में अपना आश्रम जीवन शुरू किया। बहुत से राजनीतिक नेता, खासकर समाजवादी, भारत की जनता की नब्ज पहचानने की गांधी की क्षमता का लोहा मानते थे। स्वाधीनता प्राप्ति के गांधी के कार्यक्रमों से वे सहमत नहीं हो पाते थे, लेकिन तीखी असहमति के बाद भी वे मानते थे कि गांधी जनभावना को किसी से भी बेहतर समझते हैं। इसके 3 खास कारण ये हैं: 1916 का पूरा वर्ष उन्होंने लोगों के बीच घूमने फिरने और उनके साथ घुल मिलकर भारत के दिल को टटोलने में लगाया था। 2. 1916 तक गांधी ने भारत में प्रचलित प्रमुख धर्मों के आधार ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह समझ लिया था और उसे अपने भीतर जज़ब भी कर लिया था। 3. दबे कुचले लोगों के साथ सहानुभूति और एकात्मता के कारण वे उनके मान्य प्रतिनिधि बन चुके थे। गांधी मानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के तहत भारत भले एक राजनीतिक इकाई बना, पर इससे पहले उसकी सांस्कृतिक एकता बन चुकी थी जो विरासत के रूप में चलती आती थी। गांधी का राष्ट्रवाद भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित था, एक संस्कृति जिसने अपने 7 लाख गांवों के स्वावलंबन को महत्व दिया था, जिसकी गहरी जड़ें भारतीय जन व उनकी ऊर्जा में निहित थीं। एक ऐसी विरासत जो कई हजार सालों से अविच्छिन्न और अनवरत बनी रही, जिसने शरीर के श्रृंगार के बजाय आत्मा के अमरत्व पर भरोसा किया। गांधी अक्सर नेताओं से अंग्रेजी में और जनसाधारण से हिंदुस्तानी में बात करते थे। कांग्रेस नेतृत्व ने जब असहयोग के कार्यक्रम का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने बिना देरी किए कांग्रेस के संविधान में कुछ फेरबदल सुझाए। इन सुझावों को अपना लेने के बाद कांग्रेस व्यापक जन संगठन में बदल गई। गांधी का सुझाव था कि कांग्रेस जनता की भाषागत जरूरतों के मुताबिक अपने को पुनर्गठित करे। भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के कारण कांग्रेस के लिए साधारण व्यक्ति तक पहुंचना आसान हो गया। अपने नेतृत्व के शुरुआती दौर में जिस तिहरे कार्यक्रम का गांधी ने प्रचार किया, उससे भी भारतीय राष्ट्रवाद की जमीन तैयार करने में मदद मिली।
यह कार्यक्रम काफी संख्या में लोगों से छोटे छोटे चंदे लेकर 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना, कांग्रेस के लाखों सदस्य बनाना और सूत कताई के लिए 20 लाख चरखे शुरू करना था। इस कार्यक्रम का आखिरी पहलू कांग्रेसजनों को हजारों गांवों में ले गया और इसने उन्हें देश के सबसे गरीब लोगों के करीब कर दिया। इस कार्यक्रम ने कांग्रेस को एक जन संगठन में बदल दिया और भारत के जनसाधारण को आजादी के लक्ष्य से जोड़ दिया। भारत अपने गांवों में रहता है, ऐसा कहकर उन्होंने मुट्ठी भर शिक्षित लोगों और करोड़ों अशिक्षितों के बीच की विभाजक रेखा मिटा दी। इसने देश को संपूर्ण एकत्व का बोध दिया, जो कि स्वस्थ राष्ट्रवाद का आधार था। भारत में जब उन्होंने अपना पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचरब में स्थापित किया, तो उनके अधिकतर साथी उनके गृहराज्य गुजरात से थे। लेकिन आश्रम से संबंधित परिपत्र देश भर में लोगों को भेजा गया था। जो भी गतिविधि उन्होंने शुरू की, वह भले तब स्थानीय रही हो, पर पूरा देश कभी भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद के निकट स्थित सत्याग्रह आश्रम जल्दी ही गांधीवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया, जहाँ देश के कोने कोने से कार्यकर्ता खींचे आते थे। देश से बाहर के उत्सुक लोग भी अक्सर आते रहते थे। अपना लगभग सारा समय देश की सेवा में लगाते हुए भी गांधी बाकी दुनिया से वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक दोनों तरह से संपर्क बनाए रखते थे। अनगिनत पत्रों और लेखों तथा टिप्पणियों के जरिए यह संभव हुआ। गांधी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी रह चुके थे और तीनों महाद्वीपों में मित्रता के जो संबंध बने थे उन्हें उन्होंने विच्छिन्न नहीं होने दिया। प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ अमेरिका में भी उनके मित्रों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन विदेशी दौरों में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। वे कभी निरुद्देश्य यात्रा नहीं करते थे। वे मानते थे और कहते भी थे कि अगर कभी देश से बाहर जाना हुआ तो शेष विश्व को जो एकमात्र सौगात मैं दे सकता हूं वह अहिंसक आंदोलन का मेरा अनुभव ही हो सकता है। भारत अहिंसक कार्रवाई की उनकी महान प्रयोगशाला था और वे आश्वस्त थे कि अहिंसा के साथ उन्हें जो सफलता स्वदेश में मिलेगी, वह बाकी दुनिया के लिए भी उनके संदेश का काम करेगी। 2 या 3 बार उन्होंने यूरोप जाने की सोची, पर उसके पीछे मुख्य रूप से कुछ बहुत आदरणीय व्यक्तियों का मित्रतापूर्ण और आग्रहपूर्ण निमंत्रण ही था। उन्होंने ऐसे कई नेताओं को विनम्रता से मना भी कर दिया था। बस एक बार, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के वक्त अपवाद स्वरूप ही वे इंग्लैंड गए, तो उन्होंने रोमारोला जैसे मित्रों से मिलने के ख्याल से यूरोप में कुछ सप्ताह और रुकने का सुझाव मान लिया। सत्य और अहिंसा उनके मिशन के मूल में थे और ये ही उनके राष्ट्रवाद के आधार भी थे। भारत उनकी व्यवहार भूमि था, पर वे जानते थे कि ये सार्वभौमिक मूल्य हैं और मुतमईन थे कि अगर इंसानियत को बने रहना है और सौहार्द के साथ जीना है तो राष्ट्रवाद की जिस परिकल्पना में वे पले बढ़े उसे अनवरत विस्तृत करते जाना है और अंततः विश्व बंधुत्व में बदल देना है। अपने को सबसे अलग और सबसे ऊपर मानने वाला राष्ट्रवाद, जिसका आधार दूसरे देशों और नस्लों के प्रति अवमानना व घृणा होता है, गांधी को सख्त नापसंद था। उन्होंने राष्ट्रध्वज जैसे प्रतीकों को स्वीकार किया और खादी के लिए जवाहरलाल नेहरू की दी हुई आजादी की वर्दी की उपमा को सराहा भी। लेकिन उनके दिल में ऐसी किसी चीज के लिए जगह ही नहीं थी जो समूची मानवता से छोटी या संकीर्ण हो। उन्होंने अपना सफर निकटतम पड़ोसी की सेवा, स्वदेशी से शुरू कर वैश्विक मानवता तक पहुंचाया था, पर यह वही खत्म नहीं हो गया। वह आगे भी चला, प्रशस्त भी हुआ और उनकी अंतिम सांस के साथ भी थमा नहीं। हम तक पहुंचा और इससे आगे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं।